हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं सौरभ सिंह आपकी यानी कि क्लास 8, 9th और 10th की हेल्प करता हूं इन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स इन अ बेटर वे, जहां पर आप उसे और अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुलाइज कर सके, उसे अपनी जहन में बैठा सके और उसे प्रैक्टिकली अच्छे से यूज कर सके बिना घबराए। आज हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत जरूरी है बिकॉज ये चैप्टर आपके ज्योमेट्री को लेकर के एक बेस तैयार करता है। कौन से एंगल्स होते हैं, किस तरह के एंगल्स होते हैं, कैसे ये एंगल्स अलग अलग जगह पे आपको काम आ सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर पे समझेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। आज के चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम ध्यान देंगे लाइंस में। अब लाइन पे और मतलब टर्म्स में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज अ लाइन। एक लाइन क्या है? आप बोलोगे कि सर एक स्ट्रेट कोई भी जाती हो वो लाइन होती है, पर ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात, तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। तीन चीजें। What is a line? लाइन क्या है? तो लाइन होता है बेटा किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइट, लेकिन उनका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होगा। मतलब कि लाइन इधर भी जाती जाएगी और इधर भी जाती जाएगी, ये कहीं रुक नहीं रही है। इसको आप कहते हो लाइन। मान लो आपने एक लिया A और पॉइंट लिया B, एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट लिया B, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा A B और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। ये होता है लाइन AB, या आप A भी बोल सकते हो। दूसरी चीज होती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, मुझे शायद आपको बताने की जरूरत ना हो कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है बच्चा किसी भी एक चीज का टुकड़ा, एक चीज का टुकड़ा। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? लाइन का टुकड़ा। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट रख दूं इस ए पे यहां और यहां, तो ये जो सेगमेंट है इस लाइन का, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट चीज होती है, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट होता है रे। क्या होता है? रे। लाइन सेगमेंट, रे। रे क्या होती है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक जाती जाए, इस लाइन को हम रे कहते हैं। कि उसका कोई सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स होना चाहिए, और वो जाएगी इंफिनिटी तक का। हाँ, अब हमें कहां तक की डिस्टेंस चाहिए वो हम बोल देंगे यहां तक की चाहिए, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जा रही है, जा ये रही है, बी तक का हमको डिस्टेंस पता है, तो हम बोलेंगे रे ए बी। रे ए बी एक तरफ का एरो होगा। लाइन सेगमेंट होगा तो हम ए बी और खाली डैश लगाएंगे, है ना। लाइन होगी, कंटिन्यूअस लाइन होगी, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। अब आपको यहां पे कहीं पे भी एरो लगाने की वैसे जरूरत है नहीं, आप सिंपली इसको ए बी लिख सकते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। समझ में आ गया? आगे चले। गुड, इजी टॉपिक है, इतना कोई आप परेशान मत होइएगा। बेस तैयार करने के लिए जरूरी है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं। अब आपकी लाइंस बच्चा दो तरह की होती हैं। दो तरह की लाइंस होती हैं और बस दो ही तरह की लाइंस होती है। पहली लाइन आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि कोई दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी। क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। अब मान लेते हैं ये लाइन था ए बी और ये लाइन था सी डी। ये इस पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट हो गया ओ। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो एक लाइन होगा इंटरसेक्टिंग
और दूसरी लाइन हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो कौन सी लाइंस होंगी? वो लाइंस को कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। तो जब मीट ही नहीं करेंगी तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे की बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि किसी भी एंगल को फॉर्म करने के लिए लाइंस का इंटरसेक्ट, दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस का इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा तब तक आप एंगल नहीं रख सकते। एंगल प्रोड्यूस करने के लिए आपको दो लाइन को इंटरसेक्ट कराना जरूरी है। जैसे कि इन लाइंस में आप कहीं भी एंगल नहीं बता सकते। क्या एंगल है? जीरो एंगल है। लो भाई, कोई एंगल ही नहीं है, कोई एंगल ही नहीं है। लेकिन इसमें एक एंगल ये निकल के आया, एक एंगल ये निकल के आया, एक एंगल ये निकल के आया और एक एंगल आपका ये निकल के आया। समझ में आया? एंगल्स को डिफाइन करने के लिए हमें लाइंस का इंटरसेक्ट कराना बहुत जरूरी है। अब आगे की बात समझो, ठीक है? एंगल्स की नेमिंग बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एंगल जो क्वेश्चन में नेम करके देगा उसी से आप समझ पाओगे किस पर्टिकुलर एंगल की बात करी गई है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी बात कर रहा है ना? तो समझ लेते हैं एंगल की नेमिंग। मान लेते हैं ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4। 1 2 3 4, ठीक है? ये एंगल्स को हम कैसे नेम करेंगे? तो एंगल 1 के बारे में समझो। एंगल 1 सबसे पहली चीज कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि O है ना, कोई भी एक, चाहे लेफ्ट टू राइट लो चाहे राइट टू लेफ्ट लो, एंगल कौन सा है? ये वाला है। मान लो लेफ्ट टू राइट लिया तो कैसे गए? COA। तो इसको आप COA भी कह सकते हो या इसको क्या कह सकते हो? AOC। इसको आप AOC भी कह सकते हो। अब कॉमन क्या है? कॉमन है कि बीच में O है, ये चेंज नहीं कर सकते। जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका एंगल बन रहा है उस पॉइंट को आप मिडल से नहीं हटा सकते। आप लेफ्ट वाली राइट को, राइट वाली लेफ्ट को ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? जैसे एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हो? या तो COA लिख सकते हो या AOC लिख सकते हो। इस तरह से एंगल 2 को क्या लिखोगे? एंगल 2 को क्या लिखोगे बताओ? एंगल 2 को क्या लिखोगे? चाहे लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, AOD लिख लो, चाहे एंगल AOD लिख लो, चाहे DOA लिख लो, ठीक है? फिर एंगल 3 को क्या लिखोगे बताओ? एंगल 3 को BOD लिख लो, चाहे BOD लिख लो, चाहे क्या लिख लो? DOB लिख लो। इसी तरह से 4 को COB लिख लो, चाहे BOC लिख लो। तो ये आपकी नेमिंग ऑफ एंगल्स होगी। ये इसलिए जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि एंगल COA बताओ, अब आपको पता ही नहीं है कि COA कौन सा एंगल है। इसमें तो चलिए आपको समझ में आ जाएगा जब ट्रायंगल्स बनेंगे, जब और पॉलीगन्स बनेंगे, जहां पर आपको पर्टिकुलर एंगल पता होना चाहिए, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए नेमिंग ऑफ एंगल्स बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? आगे चले इसी बात पे। चलिए, अब हमने पढ़ लिया लाइंस किस तरह की होती हैं, हमने पढ़ लिया कि एंगल्स कब बनते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो है, क्या है? ड्रम रोल्स प्लीज। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो पहले हम मतलब बहुत सारे तरह के एंगल्स होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं एंगल्स को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री। ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है A B। इस पे हमने कोई भी बीच में पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं O। इस पॉइंट पे हम एंगल चेक करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, ये बनेगा हमेशा 180 डिग्री। क्या बनेगा? 180 डिग्री। अब मान लो मैं इस पॉइंट को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये एक लाइन हो गया D। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, दोनों मिलके तो बनाएगा 180 ही ना भाई, समझो।
आपके पास एक केक है, ठीक है, एक केक है। उस केक को आपने बीच से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर आप दोनों को साथ रखोगे तो बनेगा तो वो वही एक केक जो आप लेके आए थे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ कम हो जाएगा या कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वही सेम केस, जब ये पूरा 180 का था तो इसको आप चाहे दो हिस्सों में डिवाइड करो, 3 में, 4 में, 5 में या 50 में, उनका मिल करके सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, ऐसे एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन की एंगल को बाइसेक्ट करते हो या डाइसेक्ट करते हो, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे इस केस में दो एंगल्स कौन से हैं? एक है DOB, याद है ना नेमिंग, लेफ्ट टू राइट, DOB या फिर BOD लिख लो, और दूसरा DOA। तो चाहे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जब आप प्लस करोगे तो आएगा 180 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही में डिवाइड हो सकता है 3 में डिवाइड हो जाए, हो सकता है 4 में डिवाइड हो जाए, लेकिन सबका सम क्या होगा निकल के? 180 डिग्री। समझ में आया? लीनियर पेयर समझ में आया? वेरी गुड। अब आपके बगल में जो बैठता है इंसान, उसको आप क्या कहते हो? नेबर। नेबर कहते हो? बहुत बढ़िया, है ना, नेबर कहा जाता है। और क्या शब्द होता है बगल के चीज के लिए? जैसे मैं बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग बिसाइड दिस टेबल, है ना, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड दिस टेबल कहा जाता है। एक और शब्द होता है इसके लिए, उसका नाम है एडजेसेंट। अगर मुझे बोलना होगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आई एम स्टैंडिंग एडजेसेंट टू दिस टेबल। आई एम स्टैंडिंग एडजेसेंट टू दिस टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस टेबल के बगल में खड़ा हूं, बगल में लगा हुआ हूं, चिपक के खड़ा हुआ हूं। इसी तरह से एंगल्स भी एडजेसेंट होते हैं, पर कौन से होंगे? कौन से एडजेसेंट होंगे? देखो, मान लो हमारे पास ऐसा एक कोई एंगल है, इसको मैं बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा, इन दो एंगल्स को मान लेते हैं, ये A है, ये O है, ये B है और ये D है। तो एंगल AOD और एंगल BOD, ये एंगल आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। कैसे एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अगल बगल होंगे। अब ये चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे आपके लीनियर पेयर के भी जो अगल बगल होंगे वो भी एडजेसेंट होंगे। भाई है तो अगल बगल ही, बस वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन का पेयर है, इसलिए वो लीनियर पेयर हो गए। और ये एडजेसेंट कहलाते हैं क्यों? क्योंकि इनका सेट एंगल नहीं है पहले से कोई। ठीक है, समझ में आया? तो एक लीनियर पेयर हो गया और एक क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। अब एक तरह का एंगल आपको और समझना है, दो तरह के, बल्कि दो तरह के। ऐसे तो बहुत ढेर सारे हैं, हम धीरे धीरे समझते हैं। चलिए, आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने टाइप ऑफ एंगल्स में क्या पढ़ा? आपने लीनियर पेयर पढ़ लिया, आपने एडजेसेंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई, है ना, लाइन A, लाइन B, लाइन C, लाइन D, और सेंटर था O, तो ये वाले जो एंगल होगा AOC और एंगल BOD, यानी कि ये वाला एंगल, आपस में X बन रहा है, तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे X बनने के बाद, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इनकी खासियत होती है, क्या खासियत होती है? कि ये हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मान लो अगर इनका बाय चांस 30 डिग्री का एंगल है, तो ये निश्चित है कि ये भी 30 डिग्री होगा ही होगा, डेड श्योर, 120%। ठीक है क्या?
कि अगर x बन रहा है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और x बन रहा है, x तिरछा मिर्चा कैसा भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, x बनना चाहिए, ठीक है, x बन रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इनकी वैल्यू सेम होती है। इसी तरह से ये भी आमने सामने है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, जो भी इनका वैल्यू होगा, इस केस में होगा 150। कैसे होगा? एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 का लीनियर पेयर होता है, अगर ये 30 है तो ये 150 होना ही पड़ेगा, इसको होना ही पड़ेगा। इसी वजह से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट समझ में आया? दोबारा भाई देखो, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स बनाएंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट के आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, और इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, आमने सामने वालों की सेम होती है। ठीक है, समझ में आया? क्या क्या पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया लीनियर पेयर, आपने पढ़ लिया एडजेसेंट, आपने पढ़ लिया वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब हम आते हैं एक और टाइप के एंगल में जिसका नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल्स है बच्चे, तो हमें ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, और इनको बीच से एक कॉमन ट्रांसवर्सल काट देती है, एक कॉमन ट्रांसवर्सल काट देती है। लाइन ए बी था जो कि पैरेलल था लाइन सी डी के, और इसको एक लाइन है एल एम, ये काट देती है, एक कॉमन लाइन इस पैरेलल लाइन को काट देती है। तो ये जो एल एम है, इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, अब इसके काटने से क्या होगा? देखो, यहां पे एंगल बना, यहां पे एंगल बना, यहां पे एंगल बना, यहां पे एंगल बना, इसी तरह से यहां पे बना, यहां पे बना, यहां पे बना, यहां पे बना। अब पहले समझते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? तो जब किसी दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को एक कॉमन ट्रांसवर्सल काटती है, तो उसको काटने के बाद जो उसकी इंटीरियर ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा? ऑल्टरनेट का मतलब होगा कि अगर ये लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? नीचे आ जाओ राइट साइड। देखो ऑल्टरनेट क्या होता है, ऐसे समझो, जैसे मान लो आप खड़े हो, आप एक रो में खड़े हो। ठीक है, आप एक रो में खड़े हो, आप खड़े हो, आपके आगे एक फ्रेंड खड़ा है, आपके आगे दूसरा फ्रेंड खड़ा है। ठीक है, अब आप क्या करें? आप अपने सामने वाले को करें तो वो हो गया एडजेसेंट, बिल्कुल लगा हुआ। लेकिन अगर आपने अपने उसके आगे वाले अपने दूसरे दोस्त को टपली मार दी, आगे से ऐसे करके टपली मार दी, तो वो हो गया ऑल्टरनेट। क्या हो गया? ऑल्टरनेट, एक छोड़ करके। इसी तरह से आप बगल में नहीं आए, आप बगल में ना इधर आए ना इसके सामने इधर गए, आपने क्या करा? आपने स्किप करा इन दोनों को। आप किधर आए? आप यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आ गए। ठीक है, तो ये एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट। इसी तरह से ये एंगल भी होंगे ऑल्टरनेट, ये वाले एंगल्स भी होंगे ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए? ये एंगल हुआ ऑल्टरनेट, ये एंगल हुआ ऑल्टरनेट। अब ये तो हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये हो गए इसके पैरेलल लाइंस के अंदर है ना, अंदर है तो इनको इंटीरियर कहते हैं। एक्सटीरियर क्या होंगे? जो बाहर होंगे। तो ये हो गए एक्सटीरियर। अब ये बराबर होगा इसके, मतलब ये ऑल्टरनेट हो गए, और ये ऑल्टरनेट हो गए। ऑल्टरनेट एंगल समझ में आया? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बहुत सारे हो गए, फिर से समझ लेते हैं। चलो, एंगल्स अभी ये जो बनाए ये सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं, हटा। समझो, फिर से समझो, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल गई बीच से, ट्रांसवर्सल गई तो उसने भाई इंटरसेक्शन हुआ ना, देखो उधर इंटरसेक्शन हुआ, इधर इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन होते ही क्या बनते हैं? एंगल्स बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब समझो, ये मान लो कि यहां पे एक एंगल बना, यहां पे ये एक एंगल बना। ठीक, अब इसके बगल में ये वाला जो एंगल होगा, ये इसका लीनियर पेयर भी होगा और ये इसका एडजेसेंट भी होगा। वेरी गुड। अगर ये इधर बन जाता तो ये वर्टिकली अपोजिट बन जाता, पढ़ चुके हैं हम लोग। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो यहां से यहां वाला एंगल जो है,
ये इसका ऑल्टरनेट हो गया, ये इसका ऑल्टरनेट और ये इसका ऑल्टरनेट। ठीक, इसी तरह से ये वाला एंगल जो होगा इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, इसका ऑल्टरनेट होगा ये वाला एंगल। अब ये दो इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्यों, क्योंकि ये लाइन के अंदर की बात है, घर के अंदर की बात है, अंदर की बात है तो इंटीरियर हो गया, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब एक्सटीरियर क्या होंगे, जो घर के बाहर की बात हो गई, तो घर के बाहर कौन से एंगल्स है, ये वाले एंगल्स हैं। तो ये एंगल का ऑल्टरनेट क्या होगा भाई, देखो जब इसका ये हो रहा था, लेफ्ट टू राइट भी आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट भी आ रहे हैं, तो ऊपर से आएंगे नीचे और लेफ्ट टू आएंगे राइट, तो ये वाला एंगल होगा इसका ऑल्टरनेट। ठीक है, और ये वाले एंगल का राइट टू लेफ्ट, भाई इसमें भी राइट टू लेफ्ट आए थे, तो राइट टू लेफ्ट और ऊपर से नीचे ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट एंगल समझ में है, समझ में है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं जैसे वर्टिकली अपोजिट होते थे, और क्यों होते हैं ये समझ लेते हैं। मान लो ये 1 है, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसी तरह से ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब समझना, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, क्यों भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वेरी गुड। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, इधर आ जाओ। एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 8 एंगल 6 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट। इतना चीज समझ में है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब समझो बात को, ठीक है, देखो क्या होगा। अब आपका जो ये एंगल है पूरा, ये होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर में, तो 1 + 2 क्या होगा, देखो एंगल 1 + एंगल 2 होगा 180 डिग्री, होगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 8 और 7 को प्लस करेंगे तो ये भी यही आएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, अब समझना बात को, ठीक है। अगर 1 + 2 180 डिग्री है, 8 + 7 180 डिग्री है, यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब समझना, ठीक है, 8 + 7 180 है, 1 + 2 180 है, इन दोनों का सम बराबर 180, इन दोनों का सम बराबर 180 है, यानी कि इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी। और वो कैसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है कि जब आपने इसको वर्टिकली अपोजिट से हमने बराबर करा, 1 3 के बराबर हुआ और 3 जो है वो 7 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है। जब लाइन के सेम साइड, ये लाइन के ऊपर है और राइट में है, राइट और ऊपर, ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इस चक्कर से क्या हो जाएगा, 1 और 7 भी इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 और 7 अभी हमने बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल होता है। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट के चक्कर में इक्वल था, तो 1 और 7 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब एक्चुअली में ये एक थ्योरम होती है, पहली थ्योरम आपकी है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल देता हूं। पहली थ्योरम आपकी होती है कि व्हेन टू लाइंस intersect each other at some point, the vertically opposite angles made by those two lines are always equal। जो हमने पहले पढ़ा था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट by a common transversal, then the alternate interior angles and alternate exterior angles are always equal। समझ में आया ये बात, समझ में आया, इतना चीज समझ में आया, लीनियर पेयर समझ में आया, एडिशन समझ में आया, बस पूरा चैप्टर इसी पे हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हुआ है वो अभी दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस टॉपिक के, इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइन सब पढ़ लिए। अब बस हमें इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, तो समझिएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी तरह के।
क्वेश्चन कैसे देगा आपको, पहला टाइप, ठीक है। मान लेते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दिया उसने ए बी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे मोस्टली, इस चैप्टर में सारे डायग्राम बेस्ड ही होंगे, ठीक है। ये सेंटर दे दिया है ओ, ठीक, बोल दिया है एक लाइन जा रहा है ये, एक लाइन जा रहा है ये, ठीक है। और बोल दिया है आपसे कि ये एंगल जो है इसका वैल्यू है 45 डिग्री, इसका वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक। और ये वाला जो एंगल है आपका, इसका वैल्यू है 75 डिग्री, कितना, 75 डिग्री, ठीक। बोल रहा है कि ये बीच वाला एंगल है, इसको बताइए, इसको बताइए। कैसे बताएंगे भाई, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कैसा होता है, 180 डिग्री। या क्या बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर है, कैसे है, लीनियर पेयर। तो कैसे लिख सकते हो, मान लो अगर मैं इसका नाम दे दूंगा ए बी है ये सी ओ हो गया, ये डी ओ हो गया, ठीक। तो अब समझो एंगल कौन कौन से हो गया, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये एंगल का साइन होता है बेटा, ये एंगल का साइन होता है, और प्लस डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। क्योंकि अगर आप एंगल का साइन नहीं लगाएंगे, जैसे कि अगर मेरे को ए ओ बी लिखना होगा तो ये लाइन का नाम भी ए ओ बी ही होगा और एंगल का नाम भी क्या होगा, ए ओ बी। लेकिन आप एंगल का सिंबल बनाओगे तब हमें पता चलेगा कि एंगल कौन सा है और लाइन कौन सी, ठीक। इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 180। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, लीनियर पेयर है। आपको यहां पर इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि ये लीनियर पेयर है, ठीक, लीनियर पेयर है। इसका वैल्यू कितना है, 75, इसका वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रखा रहने दो। इसका वैल्यू कितना है, 45, बराबर कितने के है, 180 डिग्री, ठीक है ना। 75 45 कितना होगा, 7 4 11 1 12, तो एंगल सीओडी प्लस 120 इक्वल्स 180, तो एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। समझ में आया, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन दिखी, 180 बनाया, लीनियर पेयर बनाया, सम करा, तीनों का सम 180, जिसकी वैल्यू नहीं पता थी उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। वेरी गुड, गुड, आगे चले, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका लीनियर पेयर से सवाल, ठीक है। अब मान लेते हैं अब आपको थोड़ा ना वो थोड़ा ये पहली एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी की क्लास 9th की पहली एक्सरसाइज का यही टाइप है। आपको वो स्ट्रेट लाइन दे देगा, आपको एडजेसेंट लाइंस दे देगा, आपको कुछ वैल्यू दे देगा और आपको ऐसे ही इक्वेट करके ऑलमोस्ट 180 से सारी वैल्यूज आपको अपने बाकी जो बचा हुआ जो भी एंगल उसने पूछा होगा वो बताना होगा। आगे चलते हैं, जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज के टाइप है क्वेश्चंस के, वो थोड़े से इससे बड़े हैं, ठीक है, समझते हैं। मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ऐसी और ऐसी, लाइन एल, लाइन एम, ठीक है, लाइन एल, लाइन एम, ऑलराइट। और बीच से एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है भाई साहब, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, ठीक। उसने बोल दिया कि ये, और ये कट कर रहा है, मान लो यहां ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये एल लाइन, ये एम लाइन। ये वाले एंगल की उसने वैल्यू दी है, केवल इस वाले एंगल की वैल्यू दी है जो कि है 70 डिग्री। बोल रहा है बाकी सारे एंगल्स निकालो, ये क्वेश्चन है। क्या बोला, दो लाइन है पैरेलल लाइन, उसने बताया कि एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। उनको डिवाइड करती हुई एक और लाइन जाती है, मान लेते हैं इस लाइन का नाम है एन, ठीक। और एन जब पहले पॉइंट ए पे इसको इंटरसेक्ट करती है तो यहां पर एन ए एल का एक एंगल बनाती है 70 डिग्री का। अब आप बताइए कि बाकी सारे एंगल्स क्या होंगे। वेरी इजी। कैसे होगा, दो तीन तरीके हैं करने के, ठीक है। हम इधर पे एक तरह से करते हैं, इधर पे एक तरह से करते हैं, ठीक है, समझना। पहला,
जो हम लीनियर पेयर यूज करते हुए है ना, जो हम लीनियर पेयर यूज करते हैं। इसको ए और ये बी है, ये अलग रहने देते थे, जो हम लीनियर पेयर यूज करते हैं। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बच्चे, जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन को काटने वाली दो एंगल्स को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। वेरी गुड। अभी हम इससे पहले करें तो ये अगर 70 है और इसको मैं x मान लूं, अभी के लिए मैं x मान लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180? क्यों लिख सकता हूं इसको ऐसा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर है। अब x हो जाएगा 180 माइनस 70, जो कि कितना होता है? 110 डिग्री। तो कितना वैल्यू आ गया? 110 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चा? 110 हो गया। अब याद करो क्या बताया था, जब भी x बन रहा होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, x बन रहा है, उसके आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110, ये भी 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। और अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? रीजन बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वेरी गुड। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इस वाली तरफ में आते हैं। ठीक है, अब समझना, दो तरह से कर सकते हो, एक करस्पॉन्डिंग और एक ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट कैसे होगा समझो। अगर ये 70 है, देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच से एक ट्रांसवर्स जा रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ठीक, और इसी से करस्पॉन्डिंग भी समझ लेते हैं। अगर देखो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर डिवीजन हुआ है तो सेम साइड में होने चाहिए, दो एंगल्स वो सेम होंगे। कैसे? अगर मान लो ये जैसे इस तरह से देखें, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, इतना समझ में आया। अब अगर लेफ्ट वाला, नीचे और लेफ्ट वाला एंगल 110 है तो नीचे और लेफ्ट वाला एंगल भी 110 होगा। यही करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इस हिसाब से नीचे और राइट वाला एंगल अगर 70 है तो नीचे और राइट वाला एंगल भी 70 होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा रीजन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आया? तीसरा रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सबसे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे बराबर आने का मतलब क्या हुआ? सबसे बराबर आने का मतलब हुआ कि भैया सही है हमारा। अगर सबसे अलग आता तो हमारा गलत होता ना। अब अगर ये 70 है तो चाहे इसको लीनियर पेयर से 110 लिखो, चाहे इसको वर्टिकली अपोजिट से 110 लिखो, चाहे इसको करस्पॉन्डिंग से 110 लिखो, चाहे इसको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से 110 लिखो, आंसर इसका 110 ही आएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, बस दो, देखा, बस दो क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो गया। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, और नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा, एक शॉर्ट के ही द्वारा समझा दूंगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। क्या दिया जाए? थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होना चाहिए होमवर्क, है ना? ठीक है, दो मिरर्स रखे हैं, ठीक है, दो मिरर्स रखे हैं। लाइट एक सोर्स से आती है, लाइट एक रे ऑफ लाइट एक सोर्स से आती है और ऊपर वाले मिरर से टकराती है यहां पे। ठीक है, और जब ये टकराती है तो ये ऐसे टकराती है, फिर ये ऐसे टकराती है, और फिर ये इधर को चली जाती है कहीं पे। ठीक है, ऐसे जा रही है रे, ऐसे आई, ऐसे चली गई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, अब आपको बताना है कि आपको बताना है कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है,
अगर 30 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल की वैल्यू x, ये एंगल की वैल्यू y, ये एंगल की वैल्यू z, ये एंगल की वैल्यू a और ये एंगल की वैल्यू b क्या होगी? ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट है, 30 डिग्री पे गिर रही है, 30 डिग्री पे पहले सरफेस पे गिरी है, बेंड होकर के चली गई। ठीक है, एक बार बेंड हुई, दूसरी बार बेंड होकर चली गई। आपको x, y, z, a, b का वैल्यू बताना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, करके बताना है, इसको ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसके साथ आपका चैप्टर यहां पे होता है खत्म। आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करिएगा। जो भी इस चैप्टर में आपको डाउट समझ में आए उसको जरूर पूछिएगा। आप मुझे कमेंट्स दीजिए, आप मुझे बताइए कि और क्या मैं पढ़ाऊं, क्या मैं आपको और इंटरेस्टिंग तरह से बता सकता हूं। मैं आप सभी के सजेशंस के लिए ओपन हूं। थैंक यू सो मच। दिस इज मी सौरभ सिंह साइनिंग ऑफ।